हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर और सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन हो रही है। सामान्य विज्ञान का दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, और ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं। इस सीरीज़ को आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है, स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम से मैथ एंड साइंस लेके एग्ज़ाम देंगे। और सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक दोनों के एक ही हैं, चाहे एडेड जूनियर हो चाहे सुपर टेट हो। दोनों में कोशिका आएगा, ठीक है, और दैनिक जीवन में विज्ञान आएगा, सजीव निर्जीव आएगा, ये सारे टॉपिक होंगे। तो इस वजह से चलिए बिना किसी तरीके वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे एट फर्स्ट एंड एट लास्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर्स करें, जैसे कि इतनी मेहनत से कंटेंट दिया जा रहा है तो कम से कम उत्सुकता बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पिछला जो वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पर आई बटन में लिंक है, जाकर आप लोग क्लिक करें और देखें। अब चलिए, उसमें मैंने पीछे के डिस्कस किए हैं। आवृत्त बीजियों में मादा युग्मोद्भिद होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब होगा बीजांड। जो आवृत बीजी होते हैं उसमें मादा जो युग्मोद्भिद होता है वो बीजांड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश श्वसन होता है केवल संपूर्ण पौधों में, पौधों के हरे भाग में, तने में, जड़ एवं शाखा में। तो इसका सही जवाब होगा पौधों के हरे भाग में। जो प्रकाश श्वसन होता है वो जो फोटो क्या कह लें, इंस्पायरेशन होता है, वो सिर्फ जो है पौधों के हरे पार्ट में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? मकोए का, रेफ्लेशिया का, साइकस या सूरजमुखी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफ्लेशिया का होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नग्न बीजी किस में पाए जाते हैं? नग्न बीजी किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 15वें का जिम्नोस्पर्म में। नग्न बीजी किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में। दोस्तों, जड़ का सबसे प्रमुख भाग क्या होता है? तो जड़ का जो सबसे प्रमुख भाग होता है मूल रोम प्रदेश होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में मूल दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है पौधों में मूल दाब सक्रिय अवशोषण के कारण जो है उत्पन्न होता है। अगला है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला वह कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो जो फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का सही जवाब राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है ये फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। बेहतरीन क्वेश्चन है 18 नंबर का। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल विकसित होने को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा पार्थिनोकार्पी। इसको क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। तो देखिए जो दोस्तों यहाँ पर जो बॉटनी सेक्शन से होंगे, जूलॉजी, बॉटनी, बायो वाले, उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। तो उन लोगों को भाई रटना पड़ेगा। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहेंगे? पार्निथोकार्पी कहेंगे। पौधों से पानी का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है वेपराइजेशन, वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों यह सैंग्यूवोरस होते हैं, सर्प होते हैं, या केचुआ या कॉकरोच या मच्छर। तो इसका सही जवाब होगा सैंग्यूवोरस। वैसे जीव होते हैं जो अपना पोषण रक्त से करते हैं, और जैसे इसमें आपका लीच हो गया, चमगादड़ हो गया, मच्छर हो गया, ये सभी क्या हैं? अपना जो भोजन है रक्त द्वारा करते हैं, खून को चूसने वाले हैं। तो इसमें मच्छर बस खून चूसता है। ठीक है। नर मच्छर अपना जीवन फूलों और स्वीट जूस पर बिताते हैं, जबकि जो मादा मच्छर रहते हैं वो रक्त, ब्लड पर अंडे का विकास करती हैं। अगर इसको लगातार रक्त ना मिले तो इसकी प्रजनन क्षमता, जो प्रोडक्टिविटी पावर है, वो कम हो जाती है। तो हमेशा जो मच्छर काटती हैं वो मादा काटती हैं। नर वाले क्या करते हैं? ये लोग फूलों पर या स्वीट जूस पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इंटरेस्टिंग सी बात है, काटेंगी तो मादा ही काटेंगी। दोस्तों इसकी पोषण विधि
होलोफाइटिक है। किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? दोस्तों होलोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब यह स्वपोषी पोषण के समान है, जिसमें कार्बनिक कच्ची सामग्रियों को सौर ऊर्जा की सहायता से कार्बनिक अवस्था में परिवर्तित करने के लिए बाहर से प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार का जो पोषण है वो युगलीना में पाया जाता है। किसमें? युगलीना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोस्तों मच्छर में लाल खून, शरीर सीरम का उभर आना उनके किस परपोषण के कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो मच्छर में लाल खून, शरीर सीरम का उभर आना उनके स्तनपायी परपोषण के कारण होता है। किसके कारण? स्तनपायी परपोषण के कारण। अगला क्वेश्चन है, विशालकाय सरीसृपों के विलुप्त होने का कारण क्या है? विशालकाय जो सरीसृप हैं उनके मुक्त होने का कारण है अनुकूलन का ना होना। एडॉप्टेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। देखिए विशालकाय सरीसृपों के विलुप्त होने का कारण वातावरण उनके अनुकूल नहीं होता। जैसे डायनासोर है ये खत्म हो गए। ठीक है। किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? विवृत प्रकार का। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 25 की तो काकरोच और सिल्वर फिश, काकरोच और सिल्वर फिश ये ऐसे हैं जिनका जो परिसंचरण तंत्र है यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो खुले प्रकार का होता है। इसको विवृत प्रकार का परिसंचरण कहते हैं, काकरोच और सिल्वर फिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कीड़ों में जो निर्मोचन है इकडायसोन के द्वारा। किसके द्वारा? इकडायसोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तना हरा एवं पत्ती जैसा होता है वह क्या कहलाता है? तो पर्णकाय स्तंभ या पर्णोभ स्तंभ। ठीक है। जो तना हरा एवं पत्ती जैसा होता है उसको पर्णकाय स्तंभ या पर्णांभ स्तंभ कहते हैं। पर्णकाय स्तंभ या पर्णांभ। तो इसमें का सही जवाब 27 का हो जाएगा पर्णकाय स्तंभ। ठीक है, पर्णकाय स्तंभ। पर्णांभ बस नहीं कहेंगे, पर्णांभ स्तंभ या पर्णकाय स्तंभ कहेंगे। तो इस वजह से पर्णकाय स्तंभ यहाँ पे सही है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित होते हैं। तो संसार के जो सबसे लंबे पौधे हैं वो अनावृत बीजियों से संबंधित होते हैं। ठीक है। और जैसे चीड़ हो गया, सिकोया हो गया, देवदार हो गया, फार हो गया, स्प्रूस हो गया, ये सब क्या है? संसार के सबसे लंबे पौधे हैं और अनावृत बीजियों से संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम ट्री में शाखाएं नहीं होती, खजूर में शाखाएं नहीं होती हैं। तो खजूर में शाखाएं इसलिए नहीं होती क्योंकि पार्श्व कलिकाएं विकसित नहीं हो पाती हैं। पार्श्व कलिकाएं विकसित नहीं हो पाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गॉसिपियम। जो गॉसिपियम है वो रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। गॉसिपियम कैसा है? रेशा प्रदान करने वाला पौधा है। दोस्तों सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार यह है, स्पाइक बाली, कैपिटुलम मुंडक या गुच्छिकायन या स्पेडिक्स स्थूल मंजरी। तो इसका सही जवाब है कैपिटुलम मुंडक। सूर्यमुखी में जो पुष्पक्रम है वो मुंडक यानी कि कैपिटुलम प्रकार का पाया जाता है। दोस्तों पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो जो पत्तियों का हरा रंग है वो हरित लवक के कारण होता है। ठीक है, हरित लवक कौन सा? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दिए गए पत्तों को उनके आकार छोटे से बड़े के अनुसार सही क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन कायदे से दिखाते हैं 33 का। तो दोस्तों इमली का पत्ता सबसे छोटा, फिर आम का पत्ता, फिर पपीते का पत्ता, फिर केले का पत्ता। तो इमली का पत्ता सबसे छोटा, पहले में सेकंड आएगा। फिर इमली के पत्ते के बाद आम का पत्ता हो गया,
फिर क्या हो गया, पपीते का पत्ता हो गया, और फिर केले का पत्ता। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा भाई जहरीला होता है, काम तमाम कर दे। वाइपर भी, कोरल स्नैक भी, लेकिन अजगर जो होता है वो विषाक्तहीन होता है, यानी कि विषहीन सर्प की निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं। उदर सतह पतले किंतु पूरे चौड़े तक फैले ना होने पर भी सर्प विषहीन होता है। तो अजगर जो है वो विषहीन होता है, बस ये होता है कि लपेट लिया तो आपकी जान तो ले ही लेगा जकड़ के। जोनास सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जोनास सॉल्क जो हैं दोस्तों वो पोलियो के टीके के लिए जाने जाते हैं। मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन बताया भी है। और बात करें तो यह अमेरिकी चिकित्सक, शोधकर्ता और विष्णु शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिन और रात्रि दोनों में। जो प्रकाश संश्लेषण होता है दिन रात दोनों में होता है। नहीं नहीं सॉरी, दिन में अथवा रात्रि में होगा, या तो दिन में या तो रात्रि में। देखते हैं कैसे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधों का निर्माण किया जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, परंतु शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया कर लेते हैं। तो दिन में अथवा रात्रि में, चूँकि एक कैटेगराइजेशन हो जाता है इसमें। जैसे आपका शैवाल हो गए वो चंद्रमा के प्रकाश में काम कर लेंगे अपना, और जो बाकी पौधे हैं वो दिन में करेंगे। तो इस वजह से तिलचट्टे का दोस्तों खून कैसा होगा? किसी ने मारा है तिलचट्टा, तो इसमें का सही जवाब होगा सफ़ेद खून होता है। जैसे तिलचट्टा कीट वर्ग का एक सर्वाहारी रात्रिचर प्राणी है जो अंधेरे व गर्म स्थानों में पाया जाता है। पंख से ढका हरा, लाल एवं भूरे रंग का इसका शरीर 3 भागों सिर, वृक्ष और उदर में विभाजित होता है। तिलचट्टे के खून का रंग सफ़ेद होता है और इसके सिर में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। केले का वृक्ष आलंब प्रदान करने वाली लटकने वाली संरचनाएं कौन से मूल कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब है सहारा मूल। दोस्तों केले के फल लटकते गुच्छों में ही बढ़ते हैं जिनमें 20 फलों तक की पंक्ति होती है। केले के लटकते हुए संपूर्ण समूह को गुच्छा कहा जाता है। केले के वृक्ष का आलंब प्रदान करने वाली लटकने वाली जो संरचनाएं हैं सहारा मूल कहलाती हैं। इस तरह से लटकती, फिर इसमें जो है इस तरह फल लगता जाता है। तो ये लटकने वाली स्तंभ मूल संरचनाओं को ये पूछ रहा है, तो ये सहारा मूल कहलाएंगे। दोस्तों यह एक प्रकार की ऐसी प्रजाति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है और जो पृथ्वी पर से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। तो इसका सही जवाब है लुप्त प्राय। तो दोस्तों लुप्त प्राय एक ऐसी प्रजाति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिसकी संख्या तेजी से घटती जा रही है और पृथ्वी पर से पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, हो सकते हैं मतलब हो सकते हैं, तो विलुप्त तो नहीं है, अस्तित्वहीन भी नहीं है, अद्वितीय भी नहीं, लुप्त प्राय हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो सही क्वेश्चन है। और वंश नाम और जाति विशेषण, जीवों की जो द्विनाम या द्विपद नामकरण प्रजाति है, कार्ल लीनियस नामक एक स्वीडन वैज्ञानिक ने सबसे पहले 2 नामों की नामकरण प्रणाली को उपयोग करने के लिए चुना था। और इन्होंने पहला नाम वंश का और दूसरा नाम प्रजाति विशेष का विशिष्ट नाम चुना था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस जीव में कसाभ पाया जाता है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पैरामीशियम में कसाभ पाया जाता है। माइटोबैक्टीरियस लेप्री क्या है? माइकोबैक्टीरियस लेप्री ये क्या है? तो दोस्तों ये है दंडाणु है। जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो दंडाणु होते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों पूर्तिजीवी वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं।
किस पर निर्भर करते हैं? इसका सही जवाब है मृत और क्षयमान सामग्री पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला लेते हैं, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है सांप में। दोस्तों, सांप में कान का पर्दा नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। किसका हृदय सिरायुक्त होता है? किसका हृदय सिरायुक्त होता है? तो मछलियों का जो हृदय होता है मत्स्य का, वो सिरायुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। किसमें ये होता है? तो स्पेशली देखा जाए तो मानवों में ये होता है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। ठीक है, तो मानव में शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। वयस्कों में शरीर का तापमान है वो 34.4 से 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है और 35 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ऐसे तापमान की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया सजीव निर्जीव। अब हम चलते हैं कोशिका के अंतर्गत। कोशिका के अंतर्गत जैसे केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गया, गुणसूत्र हो गया, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसिस और क्रोमोसोम्स हो गए। तो इसके खोजकर्ता, अगर केंद्रक के खोजकर्ता की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन हैं, केंद्रिका के फोंटाना हैं और गुणसूत्र के तो वाल्डेयर हैं, सब लोग जानते ही हैं। और देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की हेकेल ने की, माइटोकांड्रिया की कालीकर ने की थी और कोशिका भित्ति की रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, उसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। और दोस्तों, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। तारक का जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, उसकी खोज टी बोवेरी ने की थी। लाइसोसोम जिसको आत्मघाती थैला कहते हैं, तो डी डुवे ने की थी इसकी खोज। ठीक है, तो ये बहुत सारी खोजें मैंने फटाफट बताई हैं। दोस्तों, समय कम है, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, ये सब क्या होते हैं, टिश्यूज़ के टाइप्स क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू या अनस्ट्रिप्ड जो मसल्स होती हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, स्केलेटन टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इन सबको आप पढ़ लेंगे, मैं रिवाइंड करा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। और जीवित कोशिकाओं की क्रिया को नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करता है भैया? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो पहला है न्यूक्लियस। जी हाँ दोस्तों, केंद्रक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है और यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। और केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के रूप में बिखरा हुआ पदार्थ क्रोमैटिन धागे कहलाते हैं। क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के साथ में संगठित हो जाते हैं, जिनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहा जाता है। दोस्तों, साइलेंटली और बोल्डली पूरे वीडियो को आप सुना करें, तभी समझ में आएगा। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है सेल भित्ति, सेल वॉल। कोशिका का दिमाग क्या होता है? इसका सही जवाब है केंद्रक। जो न्यूक्लियस होता है कोशिका का दिमाग कहा जाता है। दोस्तों, सूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है? ठीक है, तो असूत्री विभाजन की अगर हम बात करें, एमिटोसिस, तो वो जीवाणुओं में होता है। तो सूत्री विभाजन किसमें नहीं होगा? जीवाणु में। जीवाणु में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इस वजह से। अगला है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो इसका सही जवाब है प्लायोसीन युग में। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एटीपी जो होता है उसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है और इसको
कोशिका का पावर घर भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला है कौन से पौधों में जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब है फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है और दूसरा संवहन ऊतक जाइलम है। तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है और यह संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जटिल स्थायी ऊतक कौन है? फ्लोएम है, जाइलम नहीं है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चन है पौधों और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाली पत्तियों के एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? स्टोमेटा या रंध्र। तो दोस्तों जो स्टोमेटा होता है वो तने और पत्ती की बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस की दो द्वार कोशिकाओं यानी कि गॉड सेल्स से घिरे हुए छोटे छोटे छिद्र जिनमें गैसीय विनिमय होता है वो होते हैं। नवा क्वेश्चन है उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान क्या है? तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है। अगला है किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री माइटोसिस कहेंगे, एमाइटोसिस कहेंगे, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहेंगे और इसका सही जवाब पुंकेसर होगा। असूत्री विभाजन कहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस कहेंगे, इसका जो है विभाजन कहाँ पे होता है? पुंकेसर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करेगा, जा से जाइलम, जा से जल, तो ये हो गया। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? या मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ी। कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का विखंडन कहाँ होता है? तो 13वें का सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो जो संदेश स्थानांतरण का कार्य है वो लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं ये क्या करती हैं? संदेश स्थानांतरण का कार्य करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। 14 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए और इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन तो तकरीबन हो ही गए हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों पार्ट 2 को यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। कोशिका के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं। फिर इसके बाद मानव शरीर, पोषण, भोजन एवं रोग, किशोरावस्था और विकलांगता को हम डिस्कस करने वाले हैं।